बेटा स्क्रीन विजिबल है? स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? यस मैम। ओके बेटा, ठीक है। कल हम लोग काफी नेटवर्क इशू आ रहे थे तो हम लोग क्लास कंटिन्यू नहीं कर पाए थे, तो मैं आज दोबारा से एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि वॉइस बार बार ब्रेक हो रही थी कल। ठीक है, हमने मेजरेबल सेट हम पढ़ चुके हैं। अब इस यूनिट में हमने पढ़ना है मेजरेबल फंक्शन। ठीक है, कि कोई भी फंक्शन मेजरेबल कब होगा हमें ये चेक करना है। तो किसी फंक्शन की मेजरेबिलिटी को चेक करने के लिए ये चार नोटेशंस आपको पता होनी चाहिए कि व्हाट डिनोट्स दिस, दिस, दिस एंड दिस। ठीक है, तो इनको डिफाइन करना बिल्कुल इजी है। जहां पे एफ ग्रेटर एंड इक्वल टू अल्फा है, अल्फा इज एनी रियल नंबर। ठीक है, तो उस केस में हम डिफाइन करते हैं कलेक्शन ऑफ दोज एलिमेंट्स ऑफ सेट ई। ये जो सेट ई होता है ये फंक्शन एफ का डोमेन होता है। ठीक है, ई इज डोमेन ऑफ फंक्शन एफ। तो कलेक्शन ऑफ दोज एलिमेंट्स ऑफ डोमेन फॉर विच एफ एक्स ग्रेटर एंड इक्वल टू अल्फा एंड एफ EF strictly greater than alpha means collection of those elements of domain for which fx strictly greater than alpha. यहाँ पे strictly greater than alpha है तो it means fx strictly greater than alpha. And EF less than equal to alpha means collection of those elements of set E for which fx less than equal to alpha. And similarly, EF strictly less than alpha means collection of those elements of E for which fx strictly less than alpha. बेटा आप कुछ बोल रहे हो? अगर आप लोग कुछ पूछ नहीं रहे हो तो अपना माइक म्यूट करो। ठीक है, तो ये मैं आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ कि सेट सिंबल आर डिनोट्स कलेक्शन ऑफ ऑल रियल नंबर्स and R asterisk denotes extended set of real number. Extended set of real number means set of real number open interval minus infinity to infinity denotes set of real number. And when we include minus infinity and infinity into set of real number, then it becomes extended set of real number. It means R union set of real number union minus infinity and infinity denotes extended set of real number. ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास में डेफिनेशन ऑफ मेजरेबल फंक्शन। किसी भी फंक्शन की मेजरेबिलिटी को कैसे चेक किया जाता है। तो इसकी डेफिनेशन है एन एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन। एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन का मीनिंग होता है कि हमारी जो रेंज है यानी कि जो को डोमेन है वो एक्सटेंडेड सेट ऑफ रियल नंबर होगा। ठीक है, डोमेन हमारा कुछ भी हो सकता है। एक्सटेंडेड सेट ऑफ एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन का मीनिंग होता है कि आपकी जो रेंज है या कोडोमेन है वो एक्सटेंडेड सेट ऑफ रियल नंबर होता है। ठीक है, जैसे रियल वैल्यूड फंक्शन का मीनिंग होता है कि जो उसकी रेंज है या कोडोमेन है वो सेट ऑफ रियल नंबर होता है। कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन का मीनिंग होता है कि उसकी जो रेंज या कोडोमेन आप कुछ भी ले लो वो हमारा सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। ठीक है, तो एक्सटेंडेड सेट ऑफ एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन मीन्स रेंज इज एक्सटेंडेड सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, डिफाइंड ऑन मेजरेबल सेट। ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो मेजरेबिलिटी डिफाइन करने के लिए जो हमारा जो फंक्शन है जिसकी हम मेजरेबिलिटी चेक कर रहे हैं उसका जो डोमेन है वो मेजरेबल होना चाहिए। ठीक है, इट्स सेट टू बी लिबिक मेजरेबल और मेजरेबल ऑन ई इफ द सेट। ठीक है, अगर ये जो सेट है ई एफ स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन अल्फा इज मेजरेबल। क्योंकि जो मैंने आप अभी चार सेट ऊपर पे लिखे थे वो हमारा कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डोमेन था अंडर सर्टेन कंडीशन। ठीक है, तो हमारे पास में ई एफ ग्रेटर एन इक्वल टू अल्फा डिनोट करता है किसी सेट को। और सेट की मेजरेबिलिटी कैसे चेक की जाती है ये हमें पता है। ठीक है, तो फंक्शन की मेजरेबिलिटी चेक करने के लिए हम ये चेक करते हैं कि जो ये सेट है ई एफ स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन अल्फा इज मेजरेबल फॉर ऑल रियल नंबर्स अल्फा। जो ये अल्फा है, अल्फा इज एनी रियल नंबर। ठीक है, तो ये मेजरेबिलिटी ऑफ जो ये सेट है, ये सेट की मेजरेबिलिटी हमारी फाइनाइट भी होती है इनफाइनाइट भी। तो मेजर ऑफ ये ई एफ ग्रेटर एंड अल्फा स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन अल्फा मे बी फाइनाइट और इनफाइनाइट कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो मेजरेबल फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? मेजरेबल फंक्शन की मेजरेबिलिटी चेक करने के लिए नेसेसरी है कि उसका जो डोमेन है वो मेजरेबल सेट होना चाहिए। अगर उसका डोमेन मेजरेबल सेट है तो उसके बाद हम ये चेक करते हैं ई एफ स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन अल्फा की हम मेजरेबिलिटी देखते हैं।
ठीक है, अगर जो ये सेट है ई एफ स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन अल्फा, अगर ये सेट मेजरेबल है तो फंक्शन एफ हमारा मेजरेबल होगा, अगर ये सेट मेजरेबल नहीं है तो फंक्शन एफ भी मेजरेबल नहीं होगा। ठीक है, तो सिंपल सी डेफिनेशन है मेजरेबल फंक्शन की। बस आप लोगों को ई एफ स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन अल्फा क्या डिनोट करता है ये आपको पता होगा। बेटा मैं आप लोगों को चैट बॉक्स में अटेंडेंस के लिए लिंक फिर से सेंड कर दे रही हूँ। ठीक है, तो उसके बाद एक एग्जांपल मैंने लिया हुआ है इसको समझने के लिए कि सो दैट कांस्टेंट फंक्शन विथ मेजरेबल डोमेन, देखो उसका डोमेन मेजरेबल दिया है क्योंकि मैंने आपको बोला था किसी फंक्शन की मेजरेबिलिटी चेक करने के लिए नेसेसरी है कि उसका जो डोमेन है वो मेजरेबल होना चाहिए। ठीक है, तो हमें कोई भी कांस्टेंट फंक्शन दिया है, कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट फंक्शन चेक करना है जो डिफाइन है ऑन मेजरेबल डोमेन, वो मेजरेबल होता है, हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, इसमें गिवन है कि जो कांस्टेंट फंक्शन है डिफाइन है ऑन मेजरेबल डोमेन, तो हम सपोज कर लेते हैं लेट एफ एक्स इक्वल टू के इज एनी कांस्टेंट फंक्शन डिफाइन ऑन मेजरेबल सेट ई। ठीक है, क्योंकि मेजरेबल डोमेन हमें गिवन है क्वेश्चन में, तो हमने सपोज कर लिया कि एफ एक्स इक्वल टू के इज एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट फंक्शन डिफाइंड ऑन मेजरेबल सेट ई। तो हमारे पास में जब हम डेफिनेशन देखो एन एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन है, तो हमारे पास में जो फंक्शन होगा एफ फ्रॉम ई टू एक्सटेंडेड सेट ऑफ रियल नंबर होगा। ठीक है, इस ये डिफाइंड क्यों है, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन तो ऑलवेज डिफाइंड होते हैं। कोई भी फंक्शन डिफाइन होने के लिए दो कंडीशंस होती हैं, आप लोगों ने क्लास 12 में पढ़ा होगा। फंक्शन डिफाइन होने के लिए डोमेन के ईच एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए और वो यूनिकली मैप्ड होनी चाहिए, दो कंडीशन होती है फंक्शन डिफाइन होने की। ठीक है, तो कांस्टेंट फंक्शन तो हमारा हमेशा डिफाइंड होते ही होते हैं, उसमें कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो जो ये मैपिंग है एफ फ्रॉम ई टू एक्सटेंडेड सेट ऑफ रियल नंबर, ये डिफाइंड होगी। ठीक है, तो अल्फा कोई भी एक रियल नंबर है। देखो हमें जो प्रूफ करना था, जो मैंने अल्फा यहाँ पे दिखाया था, अल्फा फॉर ऑल रियल नंबर्स अल्फा। ठीक है, ये अल्फा कोई रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ अल्फा जो ये सेट है ई एफ स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन अल्फा, ये हमारा मेजरेबल होना चाहिए। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू निकालते हैं यहाँ पे ई एफ स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन अल्फा कांस्टेंट फंक्शन के केस में क्या। जो लास्ट यूनिट थी, लास्ट यूनिट से मेजरेबल फंक्शन, ये वाली यूनिट ज्यादा आसान होती है क्योंकि आप लोगों ने अब मेजरेबल सेट पढ़ लिया है। तो मेजरेबल सेट की सारी चीजें, मेजरेबल मेजरेबल फंक्शन की सारी चीजें मेजरेबल सेट में डिपेंड करती हैं। तो अगर आप लोगों को मेजरेबल सेट के रिजल्ट याद है तो मेजरेबल फंक्शन ये वाली यूनिट हमारी काफी आसान आप लोगों को लगेगी। लेकिन बस ये है कि आपको रिजल्ट याद होने चाहिए मेजरेबल सेट के। ठीक है, तो ई एफ स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन अल्फा को हम कैसे डिफाइन करेंगे। देखो जो ये अल्फा है, फंक्शन डिफाइन है एफ एक्स इक्वल टू के करके। ठीक है, इट मींस जो ये एफ एक्स है दिस इज के। तो हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं कि ई के स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन अल्फा। तो हमारे पास में अगर हम लोग ये कंडीशन ले लें कि जो ये अल्फा है, अल्फा स्ट्रिक्टली लेस देन के है। ठीक है, जबकि यहाँ पे भी क्या है, के स्ट्रिक्टली लेस देन के ही चल रहा है, तो इट मींस हमारे पास में पूरा का पूरा डोमेन आ जाएगा, क्योंकि फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ डोमेन हमारे पास में क्या है, एफ एक्स इक्वल टू के है, और हमने ये कंडीशन ले ली है कि जो अल्फा है स्ट्रिक्टली लेस देन के है। और ये एफ एक्स स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन अल्फा का मीनिंग क्या होता है कि कलेक्शन ऑफ दोज एलिमेंट्स ऑफ सेट ई फॉर विच जो के है के स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन अल्फा हो। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आई थिंक कि कलेक्शन ऑफ दोज एलिमेंट्स ऑफ सेट ई फॉर विच एफ एक्स स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन अल्फा हो, तो हमारे पास में डोमेन के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, क्योंकि हमारे पास में खुद ही देखो कि के ग्रेटर देन अल्फा चल रहा है और हम ऐसे एलिमेंट्स का कलेक्शन ढूंढ रहे हैं जिनके लिए हमारे पास में के ग्रेटर देन अल्फा हो, तो पूरा का पूरा डोमेन आ गया। लेकिन सेकंड केस में जब अल्फा ग्रेटर एंड इक्वल टू के है, ठीक है, तो आपका इस केस में क्या आ जाएगा, देखो जो ये के है, अल्फा की वैल्यू या तो के है या के से बड़ी है। तो हमारे पास में देखो जब के की वैल्यू एग्जैक्टली इक्वल टू के होगी, तो उस टाइम पे हमारे पास में आएगा एफ एक्स इज अ कांस्टेंट फंक्शन के स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन के। तो उस टाइम पे भी कोई भी, क्योंकि कभी भी कोई भी नंबर खुद से स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन नहीं होता। ठीक है, और के से अगर आप थोड़ा सा बड़ा जो रख लेते हैं तो फिर भी हमारे पास में कोई पॉइंट नहीं आने वाले, तो हमारे पास में उस टाइम पे डोमेन का कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा जिसके लिए हमारे पास में एफ एक्स ग्रेटर एंड इक्वल टू के हमारे पास में हो। ठीक है, ये समझना टफ नहीं है, आप लोग खुद से लिखोगे, हो सकता है कि मेरे एक्सप्लेन करने पे आपको कुछ डाउट हो रहा हो, क्योंकि जब आप लोग खुद से लिख के ट्राई करोगे तो ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, आपको समझ में आ जाएगा। हमारे पास में डोमेन में ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जिसके लिए हमारे पास में एफ एक्स ग्रेटर देन अल्फा हो व्हेन अल्फा इज ग्रेटर एंड इक्वल टू के। ठीक है, तो हमारे पास में एम्प्टी सेट आएगा।
तो अब हमें पता है कि अब मेजरेबल सेट की आपको रिजल्ट याद होनी चाहिए कि जो मैंने आप लोग को बताया था कि जो एम्प्टी सेट होता है ऑलवेज मेजरेबल होता है। सेट ऑफ रियल नंबर के लिए भी एक रिजल्ट हमने प्रूव किया था कि सेट ऑफ रियल नंबर इज ऑलवेज मेजरेबल, ठीक है। और ये ई तो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है कि ई इज मेजरेबल सेट, ठीक है, बिकॉज एफ एक्स इज डिफाइंड ऑन मेजरेबल डोमेन, ठीक है। तो ई हमें मेजरेबल गिवन है एंड वी नो एम्प्टी सेट्स आर ऑलवेज मेजरेबल। तो जो हमारे पास में राइट हैंड साइड में आ रहे हैं ई एंड 5 बोथ सेट्स आर मेजरेबल, ठीक है, बिकॉज गिवन ई इज मेजरेबल एंड वी नो एम्प्टी सेट्स आर ऑलवेज मेजरेबल, ठीक है। तो मेजरेबिलिटी ऑफ फंक्शन डिपेंड किस में करती है? अगर जो ये सेट है हमारा ई एफ एक्स ग्रेटर देन अल्फा अगर मेजरेबल होता है तो हमारा फंक्शन भी मेजरेबल होता है। तो जो हमारे पास में ई भी मेजरेबल है, 5 भी मेजरेबल है, तो ऑटोमेटिकली दिस सेट इज ऑल्सो मेजरेबल, ठीक है। तो हमारे पास में दिस सेट इज मेजरेबल एंड मेजरेबिलिटी ऑफ दिस सेट इंप्लाइज दैट कांस्टेंट फंक्शंस ऑन मेजरेबल सेट इज मेजरेबल, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन हमारे मेजरेबल फंक्शन में जो क्वेश्चंस आते हैं आपने, अब देखो इसके बाद हमें एक और इजी वे मिल जाएगा। अभी तक की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमें ये चेक करना होता है कि ई एफ एक्स ग्रेटर देन अल्फा को पहले हम डिफाइन करते हैं, अगर वो सेट मेजरेबल होता है तो फंक्शन भी मेजरेबल होता है, ठीक है। इसके बाद मैं आप लोगों को एक और रिजल्ट बता रही हूँ। ये क्लियर है ना आप लोगों को कि कांस्टेंट फंक्शन को मेजरेबल कैसे हम प्रूव करते हैं? कांस्टेंट सेट तो मेजरेबल होता ही है, लेकिन कांस्टेंट फंक्शन भी हमारे मेजरेबल होते हैं। वैसे ये मैं आप लोग को पहले भी लिखा चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पे इस कंसेप्ट का हम यूज करने वाले हैं, इसलिए मैंने इस पॉइंट को यहाँ पर दोबारा से लिखा है। देखो मैंने आप लोग को लिखा है पहले भी कि द फैमिली एफ ऑल मेजरेबल सेट्स इज अ सिग्मा अलजेब्रा ऑफ सेट्स इन पीआर। पीआर यानी कि अगर आर सेट ऑफ रियल नंबर है, पीआर मींस पावर सेट ऑफ रियल नंबर। पावर सेट ऑफ रियल नंबर हमारी एक सिग्मा अलजेब्रा फॉर्म करती है, किस केस में? द फैमिली एम ऑफ ऑल मेजरेबल सेट दैट इज सबसेट्स ऑफ आर। अगर हमारे पास में सेट ऑफ रियल नंबर के हमारे पास में इनफाइनेटली मैनी मेजरेबल सबसेट भी होते हैं और नॉन मेजरेबल सबसेट भी होते हैं, ठीक है। तो अगर हम सेट ऑफ रियल नंबर के मेजरेबल सेट को लेके एक फैमिली बनाएं तो वो एक सिग्मा अलजेब्रा फॉर्म करती है। सिग्मा अलजेब्रा मींस अगर सिग्मा अलजेब्रा की हम कोई भी दो एलिमेंट लेते हैं तो उसका यूनियन भी उसमें बिलोंग करता है, उसका अगर कोई एलिमेंट लेते हैं तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री सेट भी उस अलजेब्रा में हमारा बिलोंग करता है। और अगर हम आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स ले लो A1 A2 A3 अप टू सोन, हम सिग्मा अलजेब्रा से कोई एलिमेंट्स लेते हैं तो उनका आर्बिट्रेरी यूनियन भी अलजेब्रा में बिलोंग करता है, ठीक है। ये रिजल्ट मैं आप लोग को पहले भी लिखा चुकी हूँ। द फैमिली एम ऑफ ऑल मेजरेबल सेट्स इज अ सिग्मा अलजेब्रा ऑफ सेट्स इन पीआर, ठीक है। पीआर मींस पावर सेट ऑफ रियल नंबर। तो इसका यूज होने वाला है नेक्स्ट में, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको लिखा है। ठीक है, तो हमारी नेक्स्ट थ्योरम है लेट एफ बी एन एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइन ऑन मेजरेबल सेट ई। ये तो मेजरेबल फंक्शन की डेफिनेशन ही है, तो ये आप लोग को हर थ्योरम में लिखा हुआ दिखेगा कि एफ बी एन एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइन ऑन मेजरेबल सेट ई ऑफ फाइनाइट और इनफाइनाइट मेजर देन फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट। अगर हमारे पास में देखो देखिए यहाँ पे इस थ्योरम में गिवन है कि एफ बी एन एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइन ऑन मेजरेबल सेट ई ऑफ फाइनाइट और इनफाइनाइट मेजर। फाइनाइट और इनफाइनाइट मेजर बोला हुआ है तो इट मींस हमारा जो एफ दिया हुआ है मेजरेबल फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें प्रूफ करना है कि देन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट। बेटा आप अपना माइक म्यूट कर लो जिसका भी माइक खुला हुआ है। तो हमें प्रूफ करना है कि दीज फोर स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट मींस हमारे पास में अगर कोई फंक्शन मेजरेबल है तो जो ये सेट है ई एफ स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन अल्फा मेजरेबल सेट होता है फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ अल्फा। और एफ स्ट्रिक्टली ग्रेटर एंड इक्वल टू अल्फा भी हमारा मेजरेबल सेट होता है फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ अल्फा। एफ स्ट्रिक्टली लेस देन अल्फा इज आल्सो मेजरेबल सेट फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ अल्फा। E f strictly less than equal to alpha is also measurable set for all real values of alpha हमारे पास में होता है, ठीक है। इट मींस आपके पास में यहाँ से ये सिंपल वे आ गया कि अगर आपको कोई भी फंक्शन दिया हुआ है डिफाइंड ऑन मेजरेबल सेट, आपने उसकी मेजरेबिलिटी चेक करनी है तो आपके पास में अब चार ऑप्शन है। आप ई एफ स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन अल्फा को डिफाइन करो, या ग्रेटर एंड इक्वल टू अल्फा को डिफाइन करो, या लेस देन अल्फा को, या लेस देन इक्वल टू अल्फा को। अगर किसी एक कोई एक भी आपका मेजरेबल आ रहा है तो हमारा मीन्स जरूरी नहीं है कि डेफिनेशन जो इनिशियल डेफिनेशन थी
वहां पे था कि ई एफ स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन अल्फा अगर मेजरेबल है, ये सेट मेजरेबल है तो फंक्शन हमारा मेजरेबल होता है, ठीक है। लेकिन अब हमारे पास में 4 ऑप्शन आ गए, इनमें से कोई एक भी सेट मेजरेबल है तो फंक्शन हमारा मेजरेबल होता है, ठीक है। तब आपकी चॉइस है कि आपने क्या कैलकुलेट करना। इस रिजल्ट को मैं आपको प्रूफ करके दिखा रही हूँ कि कैसे चारों इक्विवेलेंट है। देखो अभी जो लास्ट रिजल्ट मैंने लिखा था, सिंस द क्लास एम ऑफ मेजरेबल सेट इन आर इज अ सिग्मा एल्जेब्रा ऑफ सेट्स इन पी आर, ठीक है, ये रिजल्ट यहाँ पे यूज होने वाला है। तो आपको अब सिग्मा एल्जेब्रा के जो रिजल्ट होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। सिग्मा एल्जेब्रा में होता है कि फाइनाइट यूनियन भी बिलोंग करता है, फाइनाइट इंटरसेक्शन भी उसी में बिलोंग करता है, आर्बिट्रेरी यूनियन भी बिलोंग करता है, एंड आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन भी उसी में बिलोंग करता है। वो मेजरेबल सेट्स का नहीं होता है, वो किसी भी आर्बिट्रेरी सेट्स का होता है। लेकिन यहाँ पे मेजरेबल सेट्स हैं पीआर के, वो अलग बात है। लेकिन सिग्मा एल्जेब्रा की जो डेफिनेशन होती है वहां पे मेजरेबल सेट नहीं बोला जाता है, ओनली अ कलेक्शन ऑफ सबसेट्स बोला जाता है, ठीक है। तो एल्जेब्रा भी आपको सिग्मा एल्जेब्रा तो कभी भी एल्जेब्रा होती है, क्योंकि एल्जेब्रा में जब आर्बिट्रेरी यूनियन की क्लोज्ड की प्रॉपर्टी ऐड हो जाती है देन एल्जेब्रा इज अ सिग्मा एल्जेब्रा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं। देखो ई एफ ग्रेटर एन इक्वल टू अल्फा को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये कोई सेट है हमें पता है, एफ ग्रेटर एन इक्वल टू अल्फा है जहाँ पे, ठीक है। तो इसको अगर आप ऐसे लिखो, ई एफ स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन अल्फा माइनस 1 अपॉन एन, ठीक है। क्योंकि देखो अल्फा माइनस 1 अपॉन एन, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर एन इक्वल टू अल्फा है, एग्जैक्टली ग्रेटर एन इक्वल टू अल्फा है, तो इसको अगर आप एफ स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन अल्फा माइनस 1 अपॉन एन लिखें तो दोनों सेम चीज है, ठीक है। तो इसको n की वैल्यू 1 टू इन्फिनिटी वेरी करेगी अगर हम इन सबका इंटरसेक्शन ले लें, ठीक है। अल्फा माइनस 1 अपॉन एन एफ स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन अल्फा, तो ये आपका इसी के इक्वल आएगा। अब ये चीज हम लोग सेट थ्योरी में इतनी सारी चीजें पढ़ चुके हैं, तो ये आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि दिस आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन इज सेम एज दिस ई एफ ग्रेटर एन इक्वल टू अल्फा। इसमें कुछ डाउट होता है तो आप लोग मुझसे पूछना कि कैसे दोनों चीजें इक्वल हैं, और अगर समझ में आ गया है तो अच्छी बात, ठीक है। तो हम इसको आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, और हमें पता है कि जो ये एफ है ये एक मेजरेबल फंक्शन दिया है। अगर ये मेजरेबल फंक्शन है तो ई एफ स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन अल्फा माइनस 1 अपॉन एन मेजरेबल सेट होता है। ये बेसिक डेफिनेशन मेजरेबल फंक्शन की है, ठीक है। तो आपका ये मेजरेबल फंक्शन है, और हमारे पास में क्या होता है कि ये हमने लिख दिया कि दिस इज अ सिग्मा एल्जेब्रा। तो सिग्मा एल्जेब्रा में अगर आपके पास में ये ये एम में बिलोंग करता है, ई एफ ग्रेटर देन अल्फा माइनस 1 अपॉन 1 बोलो उसको आप, या इसका जो दूसरा एलिमेंट है ई एफ ग्रेटर देन अल्फा माइनस 1 अपॉन 2, यानी कि इनफाइनेटली मैनी यहाँ पे जो आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स हैं वो इस एल्जेब्रा में बिलोंग करते हैं। तो एल्जेब्रा की प्रॉपर्टी होती है कि जो आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन होता है वो भी एल्जेब्रा में ही बिलोंग करता है, ठीक है। तो इट मीन्स इंटरसेक्शन एन वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, ये भी एल्जेब्रा में ही बिलोंग करता है। इसको हम इसके जैसे लिख सकते हैं। और हमारे पास में दोनों चीजें अगर सेम है, हमारे पास में ये एक मेजरेबल सेट है, ये मेजरेबल सेट है। और आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ मेजरेबल सेट क्या होता है? आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ मेजरेबल सेट मेजरेबल नहीं होता भी है, नहीं भी होता, डिसजॉइंट के केस में होता है, लेकिन आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ मेजरेबल सेट हमारा मेजरेबल होता है, ठीक है। तो हमारे पास में ये मेजरेबल है, तो इट मीन्स ई एफ ग्रेटर एन इक्वल टू अल्फा भी एक मेजरेबल सेट होगा, ठीक है। तो हमारे पास में ये आ गया। अब इसको ई एफ स्ट्रिक्टली लेस देन अल्फा को हम कैसे लिख सकते हैं? अगर आप ई के कॉम्प्लीमेंट में से, अगर ई में से आप एफ ग्रेटर एन इक्वल टू अल्फा को माइनस कर देंगे तो आपका आएगा ई एफ स्ट्रिक्टली लेस देन अल्फा, ठीक है। ये तो बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल आसान है कि ई में से अगर हम इस सेट को माइनस कर देंगे तो ई एफ स्ट्रिक्टली लेस देन अल्फा, ऐसे एलिमेंट्स हमें मिलेंगे जिनके लिए एफ स्ट्रिक्टली लेस देन अल्फा हमारे पास में होगा, ठीक है। ये सेट आपका मेजरेबल आ चुका है। हमें पता है कि कोई भी सेट अगर मेजरेबल है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री सेट भी मेजरेबल होता है, ये तो मेजरेबल सेट की प्रॉपर्टी है। तो ये मेजरेबल सेट है ऑलरेडी, ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री सेट है, तो इट मींस ई एफ स्ट्रिक्टली लेस देन अल्फा भी एक मेजरेबल सेट आता है, ठीक है। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि ये एक्सरसाइज आसान है अगर आपको मेजरेबल सेट की प्रॉपर्टीज याद होती हैं। तो दो चीजें तो आपस में इक्विवेलेंट आ चुकी है हमारी। अब थर्ड को दिखाती हूँ। देखो थर्ड है ई एफ स्ट्रिक्टली लेस देन इक्वल टू अल्फा, इसको भी हम आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, एन वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी ई एफ स्ट्रिक्टली लेस देन अल्फा प्लस 1 अपॉन एन, ठीक है। इसको हम एफ लेस देन अल्फा प्लस 1 अपॉन एन, ये देखो यहाँ पे हम दिखा चुके हैं कि जो ये सेट्स हैं ये मेजरेबल सेट होते हैं, ठीक है। तो ये आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ मेजरेबल सेट्स चल रहा है अगेन। तो
ये एक सिग्मा एल्जेब्रा है, सिग्मा एल्जेब्रा में आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन भी हमारा सिग्मा एल्जेब्रा में ही बिलोंग करेगा, और जो क्लास ऑफ मेजरेबल सेट्स हमारा चल रहा है तो इट मींस ये सेट भी हमारा मेजरेबल होगा आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन, ठीक है, बिकॉज क्लास एम ऑफ मेजरेबल सेट्स डिफाइन इन पी आर हमारी सिग्मा एल्जेब्रा फॉर्म करती है, और सिग्मा एल्जेब्रा की प्रॉपर्टी है कि आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन हमारा उसी में बिलोंग करता है, तो इट मींस ये सारे के सारे एलिमेंट बिलोंग करते थे, तो इंटरसेक्शन भी हमारा एल्जेब्रा में बिलोंग करेगा, वो भी एक मेजरेबल सेट है, ठीक है। तो ई एफ लेस एन इक्वल टू अल्फा भी आपका मेजरेबल आ गया। अब सिमिलरली जैसे यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म में लिखा था, तो इसको भी हम लिख सकते हैं ई एफ स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन अल्फा को हम लिख सकते हैं ई माइनस ई एफ लेस एन इक्वल टू अल्फा, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में लिखना बिल्कुल भी टफ नहीं है, तो इसको हमने लास्ट इस स्टेप में प्रूफ किया था कि दिस इज अ मेजरेबल सेट एंड वी नो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ मेजरेबल सेट इज आल्सो मेजरेबल, ठीक है। तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री सेट आ रहा है, इसका कॉम्प्लीमेंट है ये, तो इट मींस दिस इज आल्सो मेजरेबल। तो हमें इसमें यही प्रूफ करना था कि अगर कोई भी फंक्शन मेजरेबल है, ये एग्जाम में इसका प्रूफ नहीं आएगा, बस मैंने ये दिखाया इसलिए है कि क्योंकि बेसिक डेफिनेशन में मैंने आपको बताया था कोई भी फंक्शन मेजरेबल तब होता है जब ई एफ स्ट्रिक्टली लेस ग्रेटर देन अल्फा हमारा मेजरेबल हो। तो अब आपके पास में चार चॉइस है कि आप ई एफ स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन अल्फा चेक करो, या ग्रेटर एन इक्वल टू अल्फा चेक करो, या स्ट्रिक्टली लेस देन अल्फा, या लेस एन इक्वल टू अल्फा। इनमें से कोई भी एक सेट अगर आपका मेजरेबल आ जाता है तो फंक्शन हमारा मेजरेबल होगा, ठीक है। तो जिस क्वेश्चन में आपको जो निकालना इजी लगेगा आप उस क्वेश्चन में वो निकाल सकते हो। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, ये सेम मैंने रिमार्क लिखा हुआ है कि एन एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइन ऑन अ मेजरेबल सेट ई इज मेजरेबल इफ वन ऑफ ए बी सी डी होल्ड्स, ठीक है। उन चारों में से कोई एक भी होल्ड करता है तो वी कैन से द फंक्शन इज मेजरेबल, ठीक है। तो आपके पास में अब चार चॉइस है फंक्शन को मेजरेबल प्रूव करने की। वैसे मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क में लिखा हुआ है, पहले आप लोग इसको खुद से ट्राई करोगे, मैं फिर भी थोड़ी हिंट दे रही हूँ कि इसकी मेजरेबिलिटी कैसे देखी जाती है। जैसे आपके पास में क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं इससे कि कोई फंक्शन दिया हुआ होता है, उसको प्रूफ करना होता है कि फंक्शन मेजरेबल है कि नहीं है, ठीक है। तो इसको हम मेजरेबल प्रूफ करने के लिए ये डेफिनेशन है कि इन चारों में से किसी भी एक फॉर्म में लेके आ जाए, ई एफ स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन अल्फा ले आए, या एफ ग्रेटर एन इक्वल टू अल्फा, या एफ स्ट्रिक्टली लेस देन अल्फा, और ई एफ लेस एन इक्वल टू अल्फा। इन चारों में से कोई भी एक सेट अगर हम मेजरेबल दिखा देते हैं तो फंक्शन हमारा मेजरेबल होगा, ठीक है। प्रूफ करना है तो इतनी सी मेजरेबल फंक्शन है, हमें प्रूफ करना है यहाँ पे कि फंक्शन इज मेजरेबल। बेटा ये चीज आप लोग अच्छे से सीखना, क्योंकि जब आपको ये चीज समझ में आएगी तभी हमको, जैसे रीमान इंटीग्रल है उसके बाद में इसमें लीबेग इंटीग्रल आता है, ठीक है, तो वो चीज भी तब अच्छे से समझ में आएगी, क्योंकि सारी एक्सरसाइज जितनी हम यूनिट आगे बढ़ते जाते हैं, नेक्स्ट आने वाली यूनिट हमेशा लास्ट यूनिट से कनेक्टेड होती है, ठीक है। जैसे इसमें हमारी मेजरेबल सेट की प्रॉपर्टीज यूज हो रही है, तो इसको मैं आपको हिंट दे रही हूँ कि आपने कैसे इसको ट्राई करना है। हमें देखो इसमें दिया हुआ है कि साई एक्स कोई फंक्शन है जिसकी वैल्यू एक्स प्लस 5 है व्हेन एक्स इज स्ट्रिक्टली लेस देन -1, और साई एक्स की वैल्यू 2 है व्हेन एक्स स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 0 है, और साई एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर है व्हेन एक्स ग्रेटर एन इक्वल टू 0। चलो मैं एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ, उसको मैं ई की फॉर्म में लिखूंगी, आप लोग इसको ट्राई करना कि इसको कैसे लिखेंगे, फिर इसका सॉल्यूशन अगर आप लोगों से नहीं होगा इसको मैं आप लोगों को कल बताऊंगी। जैसे अगर एफ एक्स हमें कोई फंक्शन गिवन हो, इसकी वैल्यू सपोज -1 है when x is a rational number, when x belongs to q। अगर कुछ लिखा हुआ समझ में ना आए तो मैं मुंह से भी बोल रही हूँ, आप लोग उसको भी ध्यान देना। when x is a rational number, इसकी वैल्यू अगर मैं 1 ले लूं, एंड 1 ले लूं when x is an irrational number, x belongs to q कॉम्प्लीमेंट भी लिख सकते हैं, या r माइनस क्यू लिखूं तो r माइनस क्यू क्यू कॉम्प्लीमेंट ही होता है, या सेट ऑफ इरेशनल नंबर, ठीक है। तो अगर इसकी हमें मेजरेबिलिटी चेक करनी है, मेजरेबिलिटी चेक करने के लिए फर्स्ट स्टेप यही होता है कि हमें ई एफ एक्स ग्रेटर एन इक्वल टू अल्फा निकालना होता है। ई एफ एक्स स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन अल्फा निकालो, ग्रेटर एन इक्वल टू अल्फा निकालो, हमारी चॉइस है, ठीक है। चारों में से जो निकालना, जो कैलकुलेट करना जिस क्वेश्चन में इजी होगा हम वो निकालेंगे। जैसे चलो मैं इसमें ई एफ एक्स ग्रेटर एन इक्वल टू अल्फा निकाल, ठीक है, तो ये हमारे पास आएगा। एक चीज आप लोग इसमें देखो कि जो हमारा एफ एक्स है रेंज में या तो -1 आ सकता है या 1 आ सकता है, ठीक है। तो जो ये एफ एक्स है ये या तो -1 है या ये 1 है, ठीक है। तो जो अल्फा की वैल्यू है हमें ऐसे ही देखनी पड़ेगी कि अगर चलो मैं इसमें ये ले लेती हूँ कि अल्फा जब हमारे पास में -1 उसकी सबसे लीस्ट वैल्यू है, 1 उसकी मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो मैं फर्स्ट केस ये ले रही हूँ कि व्हेन अल्फा इज
व्हेन अल्फा इज लेस देन -1 ले लीजिए, व्हेन अल्फा इज लेस देन -1, वो भी अल्फा मैंने स्ट्रिक्टली लेस देन -1 लिखा है, ठीक है। तो ये जो अल्फा है आपका, ये -1 से छोटा है, -1 से छोटा है। मुझे इसमें से ज्यादा आसान लग रहा है कि इसमें अगर मैं लेस देन इक्वल टू लिखूं, वो कैलकुलेट करना ज्यादा आसान है। इसमें अब आप लोगों ने मुझे ये बताना है, ठीक है। एफ एक्स अगर स्ट्रिक्टली लेस देन इक्वल टू अल्फा है और अल्फा आपका -1 से छोटा है, तो आप लोग बताओ कि एफ एक्स की ऐसी कौन कौन सी वैल्यूज आएंगी हमारे पास में जिसके लिए एफ एक्स लेस देन हमारा -1 हो। बेटा आप लोग को मेरी आवाज आ रही है? एम आई ऑडिबल? बस आप लोग रिप्लाई करो, आंसर भले ही मैं बताऊंगी, लेकिन मुझे बहुत देर से किसी की आवाज नहीं आई, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा आप लोगों को मेरी वॉइस जा रही है या नहीं जा रही है। श्वेता, गौरव, कोई भी रिप्लाई करो। नितेश, कोई भी? यस मैम, आ रही है आवाज। ओके बेटा, तो चलो आप लोग अभी इसको नहीं बता पा रहे हो तो मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। देखो आपके पास में क्या है, अल्फा स्ट्रिक्टली लेस देन -1, ठीक है। तो -1 से छोटा कोई भी नंबर सपोज कर लो, जैसे -1 से छोटा क्या हो सकता है, -1.2 ले लेते हैं, ठीक है। अगर अल्फा की वैल्यू, अगर एफ एक्स लेस देन इक्वल टू आप -1/2 लो, तो एफ एक्स की वैल्यू तो या -1 पॉसिबल है या 1 पॉसिबल है। ठीक है, एफ एक्स की वैल्यू तो या -1 पॉसिबल है या 1 पॉसिबल है, तो हमारे पास में और -1 है फॉर रेशनल एंड 1 है फॉर इरेशनल, ठीक है। तो एफ एक्स लेस एन इक्वल टू -1/2 हो या -1/2 से कोई भी छोटा नंबर हो अल्फा, ऐसी तो हमारे पास में डोमेन में कोई भी पॉइंट्स नहीं है जिसके लिए एफ एक्स लेस देन अल्फा हो, व्हेन अल्फा इज लेस देन -1। तो इस केस में हमारे पास में आएगा 5, ठीक है। अब अगला नेक्स्ट केस ले लेते हैं, व्हेन अल्फा, ये तो हमने अल्फा लेस देन -1 लिया था। अब मैं ले रही हूँ व्हेन अल्फा ग्रेटर एंड इक्वल टू -1 ले रही हूँ, व्हेन अल्फा ग्रेटर एंड इक्वल टू -1 और दूसरी वैल्यू उसकी 1, ठीक है। ठीक है, दूसरी वैल्यू उसकी 1 और इसको लेस देन 1 ले रही हूँ। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पे ये -1 भी हो सकती है या -1 से बड़ी। तो अल्फा की वैल्यू जब -1 होगी, एफ एक्स लेस देन इक्वल टू -1, भले लेस देन -1 तो नहीं है, लेकिन एफ एक्स की वैल्यू -1 तो है ही कभी ना कभी। और एफ एक्स की वैल्यू -1 कब है, जब वो रेशनल है, ठीक है। तो इट मीन यहाँ पे ऑल रेशनल्स आएंगे। मैंने लेस देन 1 इसलिए लिखा बेटा क्योंकि 1 भी वैल्यू है वो इरेशनल पे है, इसलिए मैंने 1 पे स्ट्रिक्टली लेस देन का साइन लगाया हुआ है, ठीक है। तो -1 से 1 के बीच के नंबर्स के लिए रेशनल्स हमारे पास में आएंगे। अब नेक्स्ट केस ले लेते हैं, व्हेन अल्फा ग्रेटर एंड इक्वल टू अल्फा ही बचेगा हमारे पास में, अल्फा ग्रेटर एंड इक्वल टू 1, ठीक है। तो इसकी वैल्यू 1 कब है, इरेशनल्स के लिए, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास में आ जाएगा सेट ऑफ इरेशनल नंबर, यानी कि आर माइनस। और कोई केस भी अल्फा की हमने फॉर ऑल रियल वैल्यूज के लिए चेक कर लिया, अल्फा लेस देन -1 के लिए भी देख लिया, अल्फा -1 से 1 के बीच में भी देख लिया है, एंड अल्फा ग्रेटर एंड इक्वल टू 1 के लिए भी हमने चेक कर, ठीक है। तो हमारे पास में ई एफ एक्स लेस एंड इक्वल टू अल्फा आया है, ये फाई क्यू आर माइनस क्यू। अब आप लोग बताओ कि फाई एक मेजरेबल सेट है या नहीं है? फाई इज मेजरेबल और नॉट? बेटा आप यस लोग, मैम। एम्प्टी सेट तो ऑलवेज मेजरेबल होता है। आप क्यू के लिए बताओ फिर कि क्यू मेजरेबल होता है या नहीं होता है। ये रिजल्ट में बार बार क्लास में मैंने बोले हुए हैं, क्यू हमारा मेजरेबल होता है या नहीं होता है, क्यू काउंटेबल होता है नहीं होता है, बताओ। क्यू इज काउंटेबल और नॉट? क्यू इज अ काउंटेबल सेट और नॉट? मेजरेबल भले ना बताओ, काउंटेबिलिटी तो बताओ, क्यू क्यू हमारा काउंटेबल है कि नहीं है। आप लोगों को लास्ट क्लास के रिजल्ट याद नहीं रहेंगे तो कैसे आप लोगों को आगे की चीजें समझ में आएंगी। और क्यू तो बहुत सिंपल सा रिजल्ट है, मेरे ख्याल से आता तो होगा ही, आप लोग आंसर नहीं दे रहे हो। सेट ऑफ रेशनल नंबर इज मेजरेबल और नॉट? चलो आप काउंटेबल और नॉट बताओ, मेजरेबल फिर मैं बताऊंगी। आप लोग आंसर दोगे तो मैं उसके आगे फिर आपको चीजें याद रहेंगी ना। आप लोग आंसर तो दो, या सही होगा या गलत होगा, आप लोगों की क्लास तो है। यस मैम, क्यू इज काउंटेबल।
Q काउंटेबल है, ठीक है। एंड काउंटेबल सेट की मेजर क्या होती है? 0। हमने प्रूफ किया था कि काउंटेबल सेट की मेजर 0 होती है, ठीक है। पहले हमने आउटर मेजर 0 प्रूफ किया था, ठीक है। आउटर मेजर ऑफ काउंटेबल सेट इज 0, आउटर मेजर ऑफ काउंटेबल सेट इज 0, ठीक है। उसके बाद हमने मेजरेबल सेट पढ़ा था, वहां पे हमने पढ़ा था कि the sets whose measure is whose outer measure is 0, those sets are measurable, ठीक है। तो हमारे पास में वहां पे इससे रिजल्ट आया था कि क्योंकि ऑल काउंटेबल सेट की जो आउटर मेजर 0 होती है, इट मींस ऑल काउंटेबल सेट्स हमारे मेजरेबल होते हैं, ठीक है। और ऐसा अनकाउंटेबल सेट का एग्जांपल आप बता सकते हो कि जो हमारा मेजरेबल हो या जिसकी आउटर मेजर 0 हो? एक ही तो एग्जांपल मैंने आपको बताया है ऐसा अनकाउंटेबल सेट का जिसकी आउटर मेजर 0 होती है, कैंटर सेट। कैंटर सेट। ठीक है। तो कैंटर सेट एक अनकाउंटेबल सेट होता है हैविंग मेजर 0, ठीक है। हैविंग आउटर मेजर 0 या मेजर 0, और काउंटेबल सेट अगर उसकी आउटर मेजर 0 है तो कैंटर सेट भी हमारे मेजरेबल सेट्स होते हैं, ठीक है। तो देखो फाई के बारे में हमें पता है कि फाई इज मेजरेबल, सेट ऑफ रेशनल नंबर इज मेजरेबल। और आर माइनस क्यू के लिए बता सकते हो कि अगर क्यू मेजरेबल है तो आर माइनस क्यू मेजरेबल होगा या नहीं होगा? अगर कोई भी सेट मेजरेबल है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री सेट भी मेजरेबल होता है, ठीक है। एंड आर माइनस क्यू इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ क्यू, इट मीन सेट ऑफ इरेशनल नंबर। तो सेट ऑफ रेशनल अगर मेजरेबल है तो सेट ऑफ इरेशनल भी मेजरेबल होता है। उसके लिए अगर आपसे कोई जस्टिफिकेशन पूछता है तो आप लोग बताएंगे बिकॉज set of rational number is a countable set having outer measure 0 and all sets having outer measure 0 are measurable and complement of measurable set is also measurable, that's why irrational set is a measurable set, ठीक है। तो आपके पास में राइट हैंड साइड में 3 सेट आए हैं, एम्प्टी सेट, Q एंड R माइनस Q एंड ऑल 3 सेट्स आर मेजरेबल सेट, ठीक है। इट मींस E F X ग्रेटर लेस एन इक्वल टू अल्फा हमारा एक मेजरेबल सेट है, ठीक है। तो किसी भी फंक्शन की मेजरेबिलिटी के लिए हम इस फंक्शन की इस सेट की मेजरेबिलिटी देखते हैं। ये सेट मेजरेबल है तो इट मींस हमारे पास में जो फंक्शन मैंने आप लोगों को पूछा था कि एफ एक्स इक्वल टू -1 फॉर रेशनल्स एंड एफ एक्स इक्वल टू 1 फॉर इरेशनल्स, दिस फंक्शन इज अ मेजरेबल फंक्शन, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आया ये एग्जांपल जो मैंने आपको दिया? इसमें कोई डाउट है तो आप लोग पूछ लो। सेम ऐसे ही जैसे मैंने आपको ये समझाया आपने, मैं आप लोगों को कल इसका सॉल्यूशन बताऊंगी, लेकिन आप लोग अगर खुद से ट्राई करोगे तो आप लोगों को कल इसका सॉल्यूशन समझने में आसानी होगी, ठीक है। तो इसलिए मैंने सिंपल एग्जांपल दिया है, ये इससे सिंपल एग्जांपल है। जैसे इसमें हमने ई एफ एक्स लेस देन इक्वल टू अल्फा कैलकुलेट किया है, आपने इसके लिए ट्राई करना है, ठीक है। तो कोई डाउट है जो मैंने क्वेश्चन समझाया उसमें? मैम हाँ बेटा। ये अल्फा की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड लेस देन इक्वल टू 1 के लिए क्यों कैसा आया? क्योंकि देखो आपके पास में अल्फा जब ग्रेटर एन इक्वल टू -1 है और लेस देन 1, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू जब आपकी -1 रही होगी, एग्जैक्टली इक्वल टू -1 होगी, तो एफ एक्स लेस देन इक्वल टू -1 आएगा। तो एफ एक्स की तो ओनली 2 पॉसिबल वैल्यूज है, या एफ एक्स -1 हो सकता है या 1 हो सकता है हमारे इस एग्जाम्पल के केस, ठीक है। तो जब अल्फा -1 होगा तो एफ एक्स की वैल्यू -1 लेस देन इक्वल टू अल्फा। तो ऐसे फंक्शन में डोमेन में ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जिनके लिए फंक्शन की वैल्यू -1 हो सकती है? ओनली रेशनल्स है, ठीक है। तो अब आप -1 से कोई भी बड़ा नंबर भी ले लो, जैसे -1 से बड़ा, चलो इसको मैं +1.2 दे देती हूँ। तो एफ एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1.2 भी कब होगी? फॉर ऑल रेशनल्स के लिए, क्योंकि लेस देन इक्वल टू 1.2 में एफ एक्स ये 1 आएगा, तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 1.2 तो है ही हमारे पास में। लेकिन जैसे ही ये अल्फा अगर मैं यहाँ पे अगर इक्वल टू का साइन लगा देती तब थोड़ा डाउटफुल केस आता, क्योंकि तब ये अल्फा की वैल्यू आपकी 1 भी होती, तो उस केस में आपके ना रेशनल्स भी आ जाते, इरेशनल्स भी आ जाते, तो उस केस में आपने यहाँ पे आर लिखना पड़ता, ठीक है। तो इसमें मैंने अलग अलग केस डिवाइड कर दिया था। बाकी वैसे अल्फा ग्रेटर एन इक्वल टू -1 में ओनली -1 के केस, वैसे -1 के केस में भी ऑल रेशनल्स आएंगे। 1.2 आप रखो तब भी आपके रेशनल्स आ जाएंगे सारे के सारे। अब 1.3 रखोगे, क्योंकि हमारे, चलो मैं 1.5 लिख के लिखूँ एफ एक्स की वैल्यू, अगर मैं लेस एन इक्वल टू 1.5 लिखूँ, एफ एक्स लेस एन इक्वल टू 1.5, तो आपने मुझे डोमेन के ऐसे पॉइंट्स बताने हैं जिसके लिए फंक्शन की वैल्यू लेस देन 1.5 हो। तो ऐसे ओनली रेशनल नंबर है जहां पे एफ एक्स की वैल्यू, अच्छा नहीं नहीं नहीं, ये कुछ गलत हो रहा है, क्योंकि 1.5 कहाँ से आ जाएगा? ठीक है बेटा, मैंने लिखा सही है, बस मैं एक्सप्लेन गलत कर रही हूँ। -1 से बड़ा लेना था और 1 से तो छोटा लेना था, मैं 1.5 कैसे ले सकती हूँ? तो -1 से बड़ा लेना है तो इसको मुझे 0.5 तो मैं ले भी सकती हूँ, ठीक है।
तो fx लेस देन इक्वल टू 0.5 अगर हमारे पास में हो तो ओनली ऐसे रेशनल नंबर हैं जहां पे fx की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0.5 होगी। ठीक है, तो आप लोग इसको खुद से लिखने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना। मेजरेबल फंक्शंस का कंसेप्ट बहुत आसान कंसेप्ट है और क्वेश्चंस करने में मजे भी आते हैं इसके, कि हमने इस सेट को डिफाइन करना होता है। देखिए जो इसकी कैलकुलेशन है, इसकी कैलकुलेशन इसके कंपैरिजन में थोड़ी ज्यादा है, इसलिए मैंने आप लोग को एग्जांपल दिया कि अगर आपको ये समझ में आ जाएगा तो इसको समझने में भी आसानी होगी। आप अगर बुक में सॉल्यूशन देखोगे तो आपको सीधे ई एफ एक्स लेस देन इक्वल टू अल्फा सेट को डिफाइन किया हुआ मिलेगा। वो कैसे डिफाइन करना है ये आपने खुद से समझना होगा। ठीक है, तो अब समझ में आ गया कि अगर अल्फा ग्रेटर एंड इक्वल टू -1 एंड लेस देन 1 है तो हमारे पास में और रेशनल्स आ जाए। नहीं आया तो अपना खुद से, क्योंकि मैथ्स में जब कुछ खुद से हम लिख के समझने की कोशिश करते हैं तो हमको चीजें जो क्लियर नहीं भी होती हैं वो क्लियर हो जाती हैं।